हाय फ्रेंड्स, आज अपन बात करते हैं वर्क पावर एनर्जी की। तो वर्क पावर एनर्जी की बात करते हैं तो इसके अंदर मैंने वर्क का जो वीडियो है इसके पहले वाले पार्ट के अंदर बना चुका हूँ। और आज अपन बात करते हैं एनर्जी की। तो एनर्जी की बात करते हैं तो इधर देखो। तो इधर होता क्या फ्रेंड्स कि एनर्जी की जो डेफिनेशन होता है उसकी बात करेंगे कि जो एनर्जी की जो डेफिनेशन होती है वो क्या होती है। तो जो कार्य करने की क्षमता होती है, कार्य करने की क्षमता, कार्य करने की क्षमता को अपन क्या बोलते हैं? एनर्जी बोलते हैं। एनर्जी बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको? ऊर्जा बोलते हैं। एबिलिटी ऑफ वर्क डन, एबिलिटी ऑफ वर्क डन। तो जो कार्य करने की जो क्षमता होती है उसी को अपन क्या बोलते हैं? ऊर्जा बोलते हैं। एक्चुअल में होता भी क्या है कि जैसे मान लो अपने अंदर जितनी एनर्जी होगी उतना ही तो अपन कार्य कर पाएंगे। जैसे मान लो किसी के अंदर ज्यादा ऊर्जा तो वो ज्यादा कार्य कर पाएगा, और अगर किसी के अंदर कम ऊर्जा तो वो कम कार्य कर पाएगा। तो जो एनर्जी की जो यूनिट होगी सर, वो क्या होगी इसके अंदर? यूनिट, इसकी जो यूनिट हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? इसकी यूनिट भी क्या हो जाएगी? जूल हो जाएगी। इसकी यूनिट भी क्या हो जाएगी? फिर जूल हो जाएगी। अब होता क्या है कि एनर्जी की ये तो हो गई एनर्जी की डेफिनेशन है, और ये हो गया इसका जो यूनिट होगी वो हो गई, ठीक है। इसके बाद में क्या था कि जो एनर्जी होती है उसके टाइप की बात करते हैं। तो टाइप ऑफ एनर्जी, ऊर्जा के प्रकार, ऊर्जा के फ्रेंड्स आगे बात करते हैं अपन ऊर्जा के प्रकारों की बात करते हैं। तो ऊर्जा कई प्रकार से हो सकती है। मालूम मैकेनिकल एनर्जी है, यांत्रिक ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा है, स्थितिज ऊर्जा है, या फिर रासायनिक ऊर्जा है, नाभिकीय ऊर्जा है, विद्युत ऊर्जा है। कई प्रकार से एनर्जी हो सकती है। तो इसके अंदर फर्स्ट आती है कौन सी? यांत्रिक ऊर्जा। फर्स्ट कौन सी आएगी फ्रेंड्स इसके अंदर? यांत्रिक ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा इंग्लिश के अंदर बोलते हैं इसको मैकेनिकल एनर्जी। सेकंड आती है इसके अंदर कौन सी? विद्युत ऊर्जा। विद्युत ऊर्जा। थर्ड आती है इसके अंदर नाभिकीय ऊर्जा। फोर्थ मान लो जिसमें मान लो प्रकाशीय ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा होगी, विद्युत ऊर्जा हो गई, नाभिकीय ऊर्जा हो गई, और इसके अंदर प्रकाशीय ऊर्जा हो गई। और भी कई प्रकार से हो सकती है, मान लो चुंबकीय ऊर्जा है, कई प्रकार की एनर्जी हो सकती है, ठीक है। तो इसके अंदर होता है क्या है कि एनर्जी के कई प्रकार हो सकते हैं। मैकेनिकल एनर्जी है, इलेक्ट्रिक एनर्जी है, न्यूक्लियर एनर्जी है, लाइट एनर्जी है, ठीक है। तो इनकी बात करने वाले अपन। तो जो इसके अंदर होता है क्या है कि जो यांत्रिक ऊर्जा होती है, जो मैकेनिकल एनर्जी होती है, वो होती है दो प्रकार की। इसके अंदर फर्स्ट तो कौन सी होती है? काइनेटिक एनर्जी, हिंदी के अंदर बोलते हैं गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा। और सेकंड होती है इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। ये तो हो गई काइनेटिक एनर्जी, ये तो हो गई फ्रेंड्स काइनेटिक एनर्जी, और ये होगी पोटेंशियल एनर्जी। इन दोनों की बात करने वाले मेजर। अब देखो यांत्रिक ऊर्जा क्या होती है? यांत्रिक ऊर्जा की डेफिनेशन क्या होगी कि ऐसी ऊर्जा जो किसी वस्तु की गति और स्थिति के कारण आती है वो होती है यांत्रिक ऊर्जा। और विद्युत ऊर्जा क्या होती है कि आवेशों के कारण उत्पन्न होने वाली ऊर्जा, या आवेशों के कारण जो निहित ऊर्जा होती है, या आवेशों के कारण जो आने वाली जो एनर्जी होती है वो क्या होती है? विद्युत ऊर्जा। तो विद्युत ऊर्जा किसके कारण होती है? आवेशों के कारण। ये तो आवेशों के कारण होती है। इसके बाद में आती है कि जो नाभिकीय ऊर्जा होती है फ्रेंड्स, वो क्या होती है? तो देखो नाभिकीय ऊर्जा क्या होती है कि जैसे मान लो कि सूर्य होता है, इसके अंदर बेस्ट एग्जांपल अपन सूर्य का लेंगे। तो नाभिकीय ऊर्जा क्या होती है कि नाभिक के अंदर संलयन और विखंडन, नाभिक के अंदर क्या पाया जाता है कि संलयन और विखंडन। तो नाभिक के अंदर संलयन और विखंडन से उत्पन्न होने वाली जो ऊर्जा होती है उसको अपन बोलते हैं नाभिकीय ऊर्जा। नाभिकीय ऊर्जा क्या होती है फ्रेंड्स? दोबारा सुनना, किसी भी नाभिक के अंदर संलयन और विखंडन, संलयन का मतलब होता है जुड़ना, और विखंडन का मतलब होता है टूटना। तो किसी भी नाभिक के अंदर मान लो ये नाभिक है, तो इसके अंदर संलयन का मतलब होता है जुड़ना। मान लो कि दो नाभिक जुड़ रहे हैं तो ये हो गया नाभिक का संलयन, और नाभिक का विखंडन क्या? मान लो एक नाभिक है और ये दो नाभिकों के अंदर चला गया, एक फ्रेंड्स ये हो गया, दूसरा हो गया, या एक से कई प्रकार में भी जा सकता है। तो नाभिक के संलयन और विखंडन के कारण जो उत्पन्न ऊर्जा होती है उसको अपन बोलते हैं नाभिकीय ऊर्जा। और प्रकाशीय ऊर्जा क्या होती है कि प्रकाश के कारण आने वाली जो ऊर्जा होती है उसको अपन प्रकाशीय ऊर्जा बोलते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है कि नाभिकीय ऊर्जा के अंदर क्या होता है कि जो सूर्य के अंदर जितनी भी एनर्जी आती है, आपको पता है कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आता है और इतनी एनर्जी होती है उसके अंदर। तो ना सूर्य के अंदर जो उत्पन्न होने वाली सूर्य की जो चमक होती है वो चांद और धरती के कारण नहीं होती, उसके अंदर होने वाली न्यूक्लियर रिएक्शन के कारण होती है। क्योंकि सूर्य के अंदर कौन सी रिएक्शन होती है? सूर्य के अंदर होती है नाभिकीय संलयन,
क्या पाया जाता है फ्रेंड्स, सूर्य सन के अंदर क्या पाया जाता है, सन के अंदर होता है न्यूक्लियर फ्यूजन, नाभिक के संलयन होता है, दो नाभिक आपस में जुड़ते हैं और दो नाभिक के जुड़ने से एनर्जी इमिट होती है, एनर्जी बाहर निकलती है और इसी एनर्जी का अपन उपयोग करते हैं। ठीक है, इसके बाद में आती है प्रकाशीय ऊर्जा। और तो प्रकाशीय ऊर्जा की मैं बात कर चुका हूँ कि प्रकाश के कारण जो उत्पन्न होने वाली जो ऊर्जा होती है उसको अपन क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, प्रकाशीय ऊर्जा बोलते हैं, लाइट एनर्जी बोलते हैं। तो फ्रेंड्स दोबारा देखना, यांत्रिक ऊर्जा होगी, विद्युत ऊर्जा होगी, नाभिकीय ऊर्जा होगी और प्रकाशीय ऊर्जा होगी। यांत्रिक ऊर्जा क्या होती है कि किसी वस्तु की स्थिति प्लस गति, तो किसी वस्तु की स्थिति और प्लस गति के कारण जो आने वाली जो ऊर्जा होती है वो यांत्रिक ऊर्जा होती है। विद्युत ऊर्जा क्या होती है कि आवेशों के कारण, जैसे मान लो एक आवेश ये हो गया और एक दूसरा आवेश ये हो गया, तो इन आवेशों के कारण जैसे मान लो ये पॉजिटिव हो गया और ये नेगेटिव हो गया, तो आवेशों के कारण जो उत्पन्न होने वाली जो ऊर्जा होती है उसी को अपन क्या बोलते हैं, आवेशों के कारण उत्पन्न होने वाली जो एनर्जी होती है फ्रेंड्स उसको अपन बोलते हैं विद्युत ऊर्जा। नाभिकीय ऊर्जा बता दी कि किसी भी नाभिक के जुड़ने और विखंडन से जो उत्पन्न ऊर्जा होती है, जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसको अपन बोलते हैं नाभिकीय ऊर्जा। न्यूक्लियर एनर्जी और लाइट एनर्जी क्या होती है कि लाइट के कारण, प्रकाश के कारण जो एनर्जी आती है उसी को अपन क्या बोलते हैं, प्रकाशीय एनर्जी। एक आती है मान लो उष्मा ऊर्जा भी आती है, मान लो उष्मा के कारण उत्पन्न होने वाली ऊर्जा उष्मा ऊर्जा हो जाएगी। चुंबकीय ऊर्जा, तो चुंबक के कारण उत्पन्न होने वाली ऊर्जा जो होगी वो कौन सी हो जाएगी, चुंबकीय ऊर्जा होगी। कई टाइप से हो सकती है एनर्जी, तो अपन मेनली बात करेंगे अपन किसकी, एक तो बात करेंगे यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी की और एक बात करेंगे फ्रेंड्स अपन किसकी, स्थितिज ऊर्जा की बात करेंगे। एक तो काइनेटिक एनर्जी की बात करेंगे और एक पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे। तो इसको मैं रख कर देता हूँ और सबसे पहले अपन बात करेंगे काइनेटिक एनर्जी की। तो फ्रेंड्स अपन देख रहे थे कि यांत्रिक ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा इंग्लिश के अंदर बोलते हैं इसको मैकेनिकल एनर्जी, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, मैकेनिकल एनर्जी। तो देखो यांत्रिक ऊर्जा क्या होती है फ्रेंड्स, यांत्रिक ऊर्जा के बारे में बता दें कि यांत्रिक ऊर्जा के यांत्रिक ऊर्जा होती है वो दो प्रकार से हो सकती है। ठीक है, तो इसके अंदर अपन पहली पढ़ेंगे गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा पहले अपन बात करेंगे गतिज ऊर्जा, इंग्लिश के अंदर बोलते हैं इसको काइनेटिक एनर्जी, इंग्लिश के अंदर बोलते हैं इसको काइनेटिक एनर्जी, हिंदी के अंदर बोलते हैं इसको गतिज ऊर्जा। तो देखो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, तो किसी वस्तु की गति के कारण, देखो सिंपल वर्ड का मीनिंग समझो आप, गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा से वर्ड निकला है गति, तो इसका मतलब गति का मतलब चलना, चलना फिरना। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगी, गति हो जाएगी। तो गति के कारण जैसे मान लो कि कोई रेलगाड़ी चल रही है, कोई बस चल रही है, या कोई पिंड दौड़ रहा है, या कोई बच्चा दौड़ रहा है, या कोई बच्चे खेल रहे हैं, तो ये क्या सारी की सारी एग्जाम्पल किसके, ये सारे के सारे एग्जाम्पल है फ्रेंड्स, वो किसके अंदर आ जाएंगे, काइनेटिक एनर्जी के अंदर आ जाएंगे, वो गतिज ऊर्जा के अंदर आ जाएंगे। तो जहाँ पे भी आपको जैसे मान लो कि कोई पार्टिकल गति कर रहा है, या कोई भी बच्चा गति कर रहा है, या कोई भी बस जा रही है, ट्रेन जा रही है, कोई भी जैसे मान लो एरोप्लेन जा रही है, तो इन सब के अंदर कौन सी ऊर्जा होगी, गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा का मतलब गति करना या एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना। तो देखो गतिज ऊर्जा क्या होती है, किसी वस्तु में गति के कारण कार्य करने की क्षमता जो होती है, किसी वस्तु में गति के कारण कार्य करने की क्षमता, कार्य करने की क्षमता को काइनेटिक एनर्जी मतलब मीन गतिज ऊर्जा कहा जाता है। तो कोई भी पिंड है, जिसमें कोई भी ऑब्जेक्ट है या कोई भी मास है, तो उस मास के कारण या कोई भी वस्तु है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, तो उसकी गति के कारण, जिसमें कोई ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है, गति कर रहा है, तो उसकी गति के कारण जो एनर्जी आएगी उसी को अपन क्या बोलते हैं, गतिज ऊर्जा बोलते हैं। अब देखो गतिज ऊर्जा के अंदर आता है, जिसमें मान लो कि जिसमें मान लो मैं इसको सिंपल डायग्राम से समझाता हूँ। जिसमें मान लो ये अपने पास, जिसमें मान लो ये सरफेस है और इस पे मान लो कोई ब्लॉक एम पड़ा है, यहाँ पे ये जिसमें मान लो कोई एम मास का ब्लॉक है और ये यहाँ से यहाँ तक चला गया। इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो मैं u मान लेता हूँ और इसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो मैं यहाँ से v कंसीडर कर लेता हूँ। इसका जो डिस्प्लेसमेंट है उसको मैं s मान लेता हूँ और ये मास कोई m है। अब देखो ये यहाँ से चला यहाँ तक चला गया। अब तो इस होगा क्या कि यहाँ से इस ब्लॉक को यहाँ से यहाँ तक जाने के अंदर, इस m मास के ब्लॉक को या m द्रव्यमान के ब्लॉक को यहाँ से यहाँ तक जाने में इसकी जो गतिज ऊर्जा होगी वो कितनी आएगी फ्रेंड्स, तो वो अपन यहाँ से कैलकुलेट करते हैं। तो देखो इसके अंदर क्या होगा, हम क्या जानते हैं कि v स्क्वायर बराबर क्या होता है, u स्क्वायर प्लस क्या होता है 2as होता है, मतलब ये क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो ये फॉर्मूला अपन जानते हैं। तो देखो फ्रेंड्स अपन यहाँ से क्या कर सकते हैं, अपन यहाँ से क्या कर सकते हैं कि v स्क्वायर और इसको अपन इधर ला सकते हैं। ये क्या है, ये जो अपन लॉ ऑफ मोशन पढ़ते हैं, गति के जो समीकरण पढ़ते हैं, ठीक है, तो गति के
तो देखो फ्रेंड्स, ये क्या हो गया कि अपन इसको इधर ले आते हैं तो ये किसके अंदर आ जाएगा, माइनस के अंदर आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा यहाँ से 2as हो जाएगा। तो यहाँ से a इक्वल टू अपन क्या रख सकते हैं कि जो a बराबर है अपन क्या करेंगे कि 2 का और s का इधर डिवाइड कर देते हैं। तो a बराबर क्या हो जाएगा कि v स्क्वायर माइनस के u स्क्वायर बटे क्या हो जाएगा 2s हो जाएगा। तो इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूँ। इसके बाद में अपन क्या जानते हैं कि अपन जानते हैं कि f बराबर m होता है, बल बराबर क्या होता है, ये तो f तो क्या हो जाएगा यहाँ पे बल होता है, और m क्या होता है मास होता है, a क्या होता है एक्सेलरेशन होता है, त्वरण होता है। ठीक है, तो f बराबर m होता है, सिंपल फॉर्मूला है। तो अपन क्या कर सकते हैं कि f बराबर m को तो यहाँ पे रखो, और a का मान में यहाँ से इक्वेशन 1 से उठा के कितना रख सकता हूँ, इक्वेशन 1 से मैं a का मान यहाँ से ये रख सकता हूँ। तो ये वाला कौन सा हो गया, v स्क्वायर माइनस के u स्क्वायर बटे कितना आ जाएगा 2s आ जाएगा। अब फ्रेंड्स अपन क्या करते हैं कि आप जानते हो कि कल बताया था मैंने वर्क के अंदर कि w बराबर f डॉट s होता है। w बराबर अपन क्या जानते हैं फ्रेंड्स, w बराबर f डॉट s, कार्य बराबर क्या होता है बल गुणा विस्थापन होता है, कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन। तो देखो फ्रेंड्स अपन यहाँ से क्या कर सकते हैं, मैं इस s को यहाँ तक ले जाऊं, इस f के पास ले आऊं, इस s को उठाकर, इस डिस्प्लेसमेंट को उठाकर, इस विस्थापन को उठाकर मैं यहाँ तक ले जाऊं, तो यहाँ तक कुछ इस तरीके का सिनेरियो बन जाएगा। ये क्या हो जाएगा s उठकर यहाँ पे आ जाएगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये s उठकर यहाँ पे आ जाएगा। तो अपन मैं इसको यहाँ पे लिख सकता हूँ, और ये क्या हो जाएगा m v स्क्वायर माइनस के u स्क्वायर बटे कितना हो जाएगा 2। अब देखो फ्रेंड्स अपन क्या करते हैं कि आप जानते हो कि बल गुणा विस्थापन क्या होता है, किए गए कार्य के बराबर होता है। बल गुणा विस्थापन क्या होता है, किए गए कार्य के बराबर होता है। तो मैं इसकी जगह क्या कर सकता हूँ, w कर सकता हूँ, और ये क्या हो जाएगा, इस 2 को मैं बाहर निकालूं, इस 2 को मैं बाहर निकालूं तो ये कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। m का m रखो, और यहाँ पे क्या आ जाएगा ब्रैकेट के अंदर v स्क्वायर माइनस के u स्क्वायर। तो इसके अंदर हुआ क्या कि ये क्या है, और अब देखो ये W आ गया। अब ये W होता है कि आ गया, जो कार्य होता है वही तो ऊर्जा होती है, ऊर्जा क्या होती है, कार्य होता है। इस मान लो अपने अंदर जितनी ऊर्जा होगी अपन उतना ही तो कार्य करेंगे। तो ये जो W होगा उसकी जगह अपन क्या कर सकते हैं, ये W किसके अंदर चला जाएगा, अपनी एनर्जी के अंदर आ जाएगा। तो एनर्जी मतलब काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे 1/2 m v स्क्वायर माइनस के कितना हो जाएगा u स्क्वायर। अब देखो इसके अंदर है क्या कि ये तो इसकी प्रारंभिक वेग है, ये तो इसका क्या है इनिशियल वेलोसिटी, यू तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी होती है, और v इसकी फाइनल वेलोसिटी है, यू तो क्या है प्रारंभिक वेग, प्रारंभिक वेग, और यहाँ पे जो v होता है उसको बोलते हैं क्या, अंतिम वेग। m यहाँ पे कोई मास हो गया, m बराबर क्या हो गया यहाँ सर, यहाँ पे कोई मास हो गया फ्रेंड्स। अब देखो और s क्या हो गया, इसके अंदर डिस्प्लेसमेंट हो गया। इस मान लो कोई मास का ब्लॉक था तो वो यहाँ से यहाँ तक चला गया, तो इसके अंदर यहाँ से यहाँ तक जाने, इस मान लो कोई बच्चा है, कोई भी द्रव्यमान का कोई बच्चा है या फिर कोई भी वस्तु है, वो एक जगह से इस मान लो दूसरी जगह भी स्थापित हो जाती है, तो उसके अंदर जो किया गया कार्य होता है या फिर जो एनर्जी होती है वो काइनेटिक एनर्जी होती है। और वो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आती कितनी है, इस मान लो उसकी इनिशियल वेलोसिटी u मान ली और फाइनल वेलोसिटी v मान ली। ये ब्लॉक यहाँ से चलकर यहाँ तक चला गया और डिस्प्लेसमेंट कुछ ऐसा कि कुछ जगह तो या फिर कुछ डिस्टेंस तो ये ट्रेवल करेगा, तो उसके अंदर मैंने डिस्टेंस क्या मान ली, इसकी या जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना मान लिया मैंने, s मान लिया। ये आपको पता है कि ये जो गति का जो इक्वेशन होती है, गति की थर्ड इक्वेशन होती है, मोशन की थर्ड इक्वेशन होती है, तो उसके अंदर में आप क्या कर सकते हो कि v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as कर सकते हो। तो इसके अंदर मैं क्या करूँ कि वेलोसिटी को एक जगह कर देता हूँ। तो इसके अंदर मैंने किया क्या है फ्रेंड्स कि इसको उठा कर इधर ले आया, तो ये माइनस के अंदर हो गया, और इसके बाद में मैंने यहाँ से a की वैल्यू कंसीडर कर ली, यहाँ से मैंने क्या निकाल लिया, इसका त्वरण निकाल लिया। त्वरण निकालने के बाद में क्या किया, आप जानते हो कि F इक्वल टू एम होता है, ए बराबर क्या होता है एम ए। तो यहाँ पे F तो क्या है बल है, और m क्या है मास है, ए क्या है यहाँ पे त्वरण है। अब देखो m तो यहाँ पे रख दिया, अब इस एक की जगह में ये वाला कर सकता हूँ इक्वेशन 1 से, इस एक की जगह में ये वैल्यू पुटअप कर सकता हूँ। तो इसकी वैल्यू अगर मैंने यहाँ पे ये पुटअप कर दी तो ये डिस्प्लेसमेंट, अब आपको पता है कि बल और ये विस्थापन एक जगह दिख रहा है, तो इन दोनों को एक जगह करेंगे तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, W के इक्वल। तो ये मैंने यहाँ पे सर मैंने W रख दिया फ्रेंड्स, और ये m का m आ गया इसकी जगह। अब देखो अपने पास फॉर्मूला निकल के ये आ गया। अब क्या करते हैं कि कई कंडीशन के अंदर क्या होता है कि जिस मान कोई भी ऑब्जेक्ट होता है या कोई भी वस्तु होती है, उसकी अपन जो इनिशियल वेलोसिटी होती है, जो प्रारंभिक वेग होता है, वो अपन उसका जीरो मानते हैं। जिस मान लो कि प्रारंभिक, जिस मान लो मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और मैं यहाँ से जिस मान लो चलकर यहाँ तक आ गया, जिस मान लो यहाँ तक आ गया, तो प्रारंभिक वेग, मेरा जो प्रारंभिक वेग था, मेरी जो इनिशियल वेलोसिटी डिफरेंस वो तो कितनी आएगी, जीरो आएगी, क्योंकि इनिशियल के अंदर या फिर प्रारंभिक अवस्था में तो मैं क्या था, विराम में था, अरे कुछ मैंने मोशन किया ही नहीं। ठीक है, तो उसकी जो अपन जो ये प्रारंभिक वेग होता है ये हमेशा क्या मानते हैं, लगभग मोस्टली कंडीशन के अंदर अपन इसको मानते हैं जीरो। तो इसको जीरो कर देंगे तो इसका जो सिंपल फॉर्मूला क्या बन जाएगा, काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, ये फॉर्मूला बन जाएगा काइनेटिक एनर्जी का। जो गतिज ऊर्जा है वो कितनी आ जाएगी फ्रेंड्स, 1/2 mv स्क्वायर। यहाँ पे देखो फ्रेंड्स क्या होता है, यहाँ पे जो m होता है ये तो क्या होता है, मास होता है,
और जो v होता है ये क्या होती है वेलोसिटी, वेग, और ये क्या होती है के, मतलब काइनेटिक एनर्जी। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बात करते हैं। अब मैं इसको रफ कर देता हूँ फ्रेंड्स। तो देखो फ्रेंड्स, अपने पास जो काइनेटिक एनर्जी उसका सिंपल फॉर्मूला क्या निकल के आ गया, 1/2 mv²। अब इसके अंदर वो करता क्या है कि काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू पूछने के लिए क्या करेगा, आपको m का मान दे देगा और v का मान दे देगा, और आपसे क्या निकलवा लेगा, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी निकलवा लेगा। ठीक है, तो इसके जो न्यूमेरिकल है उसका वीडियो में अलग से बनाऊंगा, आपको चिंता करने की 1% भी जरूरत नहीं है कि इसका न्यूमेरिकल नहीं करवा रहे हो क्या सर। तो इसके जो न्यूमेरिकल का वीडियो है उसके अंदर जितने भी कम्पिटेटिव एग्जाम में आए हुए आज तक के जो न्यूमेरिकल है और जो एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल है वो आपके सामने आ जाएंगे। आपको नहीं लगेगा कि जिस मान लो कि कोई न्यूमेरिकल आपके सामने फर्स्ट बार है या ऐसा न्यूमेरिकल नहीं होगा जो आप सोल्व नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो अपने कंसेप्ट से बाहर कोई भी न्यूमेरिकल यहाँ पे आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, अब देखो फ्रेंड्स, इसके अंदर क्या करता हूँ मैं कि एक रिलेशन आता है इसके अंदर की जो काइनेटिक एनर्जी है पी, काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा, और पी क्या होता है संवेग, इन दोनों में संबंध बनाते हैं। तो गतिज ऊर्जा और जो संवेग होता है, जो रेखीय संवेग होता है, उन दोनों में क्या रिलेशन होता है। ठीक है, तो रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम, इंग्लिश के अंदर क्या बोलूंगा, रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम। काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा और रेखीय संवेग के अंदर क्या होता है, क्या संबंध होता है। तो देखो फ्रेंड्स, आप क्या जानते हो, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या जानते हो, 1/2 mv², ये जानते हो। अब देखो मैं क्या करता हूँ फ्रेंड्स, यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ कि काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 1/2 mv²। अब देखो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, मैं क्या ऊपर नीचे m से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ क्या, इसको ऊपर नीचे m से मैंने क्या कर दिया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया, गुणा कर दिया। अब देखो m से मल्टीप्लाई कर दूं तो आप बुरा नहीं मान सकते हो, क्यों नहीं मान सकते हो, क्योंकि m से तो मैं m को काट ही सकता हूँ, वही फॉर्मूला वापस आ गया। अब देखो मेरे को यहाँ पे रिलेशन निकालना है, तो रिलेशन निकालने के लिए मैं क्या करूंगा फ्रेंड्स, इस m को इस m से मल्टीप्लाई करूंगा और ये नीचे वाला m यहाँ पे ऐसा कैसा रह जाएगा। ठीक है, तो देखो फ्रेंड्स क्या आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ से इस m को m से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ जाएगा, m² हो गया सर। और यहाँ पे जो v² था ये पहले ऐसा का ऐसा इसको लिख दो। ठीक है, इसके बाद में नीचे क्या है 2m, नीचे क्या है 2m है। ठीक है, तो आप जानते हो कि एक सिंपल सा रिलेशन होता है P बराबर होता है फ्रेंड्स mv, P बराबर क्या होता है फ्रेंड्स mv। तो P तो यहाँ पे होता है संवेग, और ये जो m होता है मास होता है, v यहाँ पे होती है वेलोसिटी। ये तो होता है संवेग, m होता है मास, यहाँ पे मीन द्रव्यमान, v क्या होती है यहाँ पे वेलोसिटी होती है, वेग होता है। तो देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप क्या कर सकते हो कि जिस मान लो कि m और v की जगह क्या है, दोनों की स्क्वायर लग रहा है, तो आप इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो कितने लिख दोगे, यहाँ से ये रिलेशन इन दोनों में स्क्वायर नहीं लग रहा है तो इन दोनों की स्क्वायर लग रहा है, मतलब आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे रेखीय जो संवेग दे रखा है इसका भी स्क्वायर कर दो, तो इसका स्क्वायर कर दोगे तो कितना आ जाएगा, p² बाई कितना आ जाएगा, 2m आ जाएगा। तो ये जो क्या हो जाएगा कि यहाँ पे ये तो काइनेटिक एनर्जी होगी फ्रेंड्स, और ये क्या हो गया, मास हो गया, और ये क्या हो गया, संवेग हो गया। ठीक है, मोमेंटम हो गया। तो इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन आ गया, तो आपको ये वाला रिलेशन ध्यान रखना है। इसके बाद में इसको आगे भी बढ़ा सकते हो, कैसे कि मान लो यहाँ से आप मोमेंटम निकालो, मोमेंटम को कैलकुलेट करो, या संवेग को निकालना चाहो तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, सिंपल इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, आप इसको वजन गुना कर दो, तो वजन गुना कर दोगे तो फ्रेंड्स क्या आ जाएगा, p² बराबर कितना आ जाएगा, 2m काइनेटिक एनर्जी, ये लिख देता हूँ मैं इसको फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये क्या हो गया काइनेटिक एनर्जी। अब मैं इसकी पावर को, इसकी जो स्क्वायर है इसको उठाने के लिए क्या करूंगा कि p बराबर ये कितना में कितने में आ जाएगा, √2 mk का मतलब देगा काइनेटिक एनर्जी। तो आपको ये वाला रिलेशन भी ध्यान रखना है। अब मैं सिंपल से आपको इसके अंदर एक दो कंसेप्ट वाइज क्वेश्चन पूछता हूँ कि मान लो कि किस तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं इसके अंदर बनेंगे क्या कि जैसे मान लो कि इसकी वैल्यू दे देगा, इसकी वैल्यू दे देगा, इसकी वैल्यू निकलवा देगा। जैसे मान लो ये गिवन दे देगा, मास दे देगा, काइनेटिक एनर्जी दे देगा, और आपको बोल देगा कि संवेग ज्ञात करो आप। इसके बाद में वो क्या बोल सकता है कि जैसे मान लो यहाँ से क्या क्वेश्चन पूछ सकता है कि जैसे मान लो कि अगर दो वेलोसिटी होती है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, मैंने काइनेटिक एनर्जी के अंदर अगर दो वेलोसिटी गिवन हो तो उसके अंदर क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, 1/2 mv² माइनस कितना होता है फ्रेंड्स, u²। तो u तो क्या होती है इसकी प्रारंभिक वेग, और v क्या होता है इसका अंतिम वेग, इनिशियल वेलोसिटी, और ये होती है फाइनल वेलोसिटी। तो कभी भी आपको अगर इनिशियल वेलोसिटी भी गिवन हो तो आपको घबराना नहीं है फ्रेंड्स। ठीक है, तो उसके अंदर आपको ये वाला सीधा फॉर्मूला पुटअप करना है और आपको आंसर निकालना है। उसके अंदर आपको काइनेटिक एनर्जी पूछ लेगा तो आप काइनेटिक एनर्जी को कैलकुलेट कर देना। अब जिस मान लो फ्रेंड्स इसके अंदर ये क्वेश्चन पूछ ले क्या कि अगर वेग को 4 गुना कर दिया जाए, या वेग को मान लो 4 गुना बढ़ा दिया जाए तो उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी वो कितने गुना बढ़ जाएगी। तो आपको पता है कि सीधा रिलेशन क्या है कि काइनेटिक एनर्जी क्या है,
किस पे डिपेंड करती है काइनेटिक एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी डिपेंड ऑन वेलोसिटी और मास। किस पे डिपेंड करती है? एक तो वेलोसिटी पे डिपेंड करती है फ्रेंड्स, और एक करती है मास पे डिपेंड, ठीक है। तो अब देखो कि मैंने क्या बोला, क्वेश्चन सुनो दोबारा से, कि जैसे मान लो अगर किसी वस्तु की वेलोसिटी है, किसी वस्तु के वेग को बढ़ाकर या किसी वस्तु का वेग 4 गुना कर दिया जाए, कितना फ्रेंड? 4 गुना, तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है, जो उसकी जो गतिज ऊर्जा है फ्रेंड्स, वो कितनी गुना बढ़ जाएगी? तो वो देखो कितनी गुना बढ़ जाएगी। यहाँ पे मैंने काइनेटिक एनर्जी बोली है, तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी वो कितने गुना बढ़ेगी? तो यहाँ पे 4, तो ये कितनी हो जाएगी? 16 जाएगी। यहाँ से 4 का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा? 16। तो जो काइनेटिक एनर्जी, वो पहले वाली काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? 16 गुना हो जाएगी, ठीक है। दो प्रकार की आ गई यहाँ पे क्वेश्चन। जिस मान लो कि मैं इसको एक बार क्वेश्चन टाइप में बताता हूँ, ठीक है, इसको रब कर देता हूँ मैं। अब देखो फ्रेंड्स, अपने सामने दो क्वेश्चन है। किसी वस्तु का वेग 4 गुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी गुना होगी? और सेकंड क्वेश्चन क्या है? किसी वस्तु का वेग 4 गुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी गुना बढ़ जाएगी? दोनों क्वेश्चन है, जैसे मान लो कि बाहर से देखे तो क्या सिमिलर लग रहे हैं, लेकिन दोनों में अंतर क्या है कि कितनी गुना होगी। यहाँ पे अंतर दिख रहा होगा आपको फ्रेंड्स। इसके अंदर तो क्या है कि कितनी गुना होगी, और इसके अंदर दे रखा है कि कितने गुना बढ़ जाएगी। तो देखो फ्रेंड्स, इसके अंदर ऑप्शन भी मैंने यहाँ पे सेम ही रखे, ठीक है। तो अब आप देखिए इसके अंदर माइंड लगाओगे तो आप क्या लगाओगे कि मान लो कि किसी वस्तु का वेग 4 गुना कर दिया जाए, तो अब आप सोचोगे कि थोड़ी देर पहले बताया गया है कि अगर किसी वस्तु का वेग 4 गुना कर दिया जाए, काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स ऑन वेलोसिटी, तो अगर होगा क्या इसके अंदर, अगर वेग को 4 गुना करा है तो काइनेटिक एनर्जी कितने गुना बढ़ जाएगी? काइनेटिक एनर्जी वेग को 4 गुना किया तो 4 रखो यहाँ पे, तो ये इसका स्क्वायर करोगे तो कितनी हो जाएगी? 16। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? 16 गुना। तो इसके अंदर तो क्या आ जाएगा? 16 गुना जाएगा। इसके अंदर तो ये वाला ऑप्शन आ जाएगा। जबकि सेकंड वाले के अंदर आप क्या करोगे कि किसी वस्तु का, अब आपको एग्जामिनर इसी तरीके से कंफ्यूज करता है और आप गलत करके आते हो। आप जैसे मान लो ये क्वेश्चन आपके सामने अगर फर्स्ट टाइम आता तो आप इसको 100% गलत कर देते है क्या? इसके अंदर देखो, किसी वस्तु का वेग 4 गुना कर दिया जाए, क्वेश्चन दोबारा से पढ़ना, किसी वस्तु का वेग 4 गुना कर दिया जाए, वेलोसिटी को क्या कर दिया? 4 टाइम इंक्रीज कर दिया, बढ़ा दिया जाए, तो गतिज ऊर्जा कितने गुना बढ़ जाएगी? अब देखो इसके अंदर क्या होगा कि होगा तो वही काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 4 गुना करें तो 4 कितना हो जाएगा? 16। अब ये बोला कि बढ़ कितने गुना जाएगी, तो ये तो 16 गुना हो गया, तो बढ़ेगी कितनी फ्रेंड्स? ये 15 गुना बढ़ेगी। क्योंकि 15 गुना क्यों बढ़ेगी? क्योंकि 16 गुना तो ये हो गया, जबकि ये बढ़ी कितनी? 15 गुना ही तो बढ़ी। देखो ध्यान से देखना न्यूमेरिकल को, कंसेप्ट है इसके अंदर क्या कि कितने गुना बढ़ जाएगी। तो आप क्या करोगे कि आप तो अगर आपके सामने फर्स्ट टाइम आता तो आप क्या करते हैं कि बिना आंख बंद करके क्या करते हैं, आप तो ये वाला ऑप्शन की टिक कर देते, जो कि क्या हो जाता फ्रेंड्स? गलत हो जाता। तो इसका देखो कंसेप्ट क्या है, कितने गुना बढ़ जाएगी। क्वेश्चन देखो यहाँ से ध्यान से पढ़ना कि कितने गुना बढ़ जाएगी, तो ये पूछ रहे हैं कि कितने गुना बढ़ेगी, तो ये 16 गुना तो हो गई, और बढ़ी कितनी? तो बढ़ने में कितनी होगी? ये 15 गुना बढ़ जाएगी फ्रेंड्स, ठीक है। तो इसके अंदर आप तो क्या करते हैं कि देखते हैं ये 16 ठीक कर देते, जबकि ये क्या हो जाता? गलत हो जाता। तो इसके अंदर क्या जाएगी? 15 गुना बढ़ जाएगी, 15 टाइम क्या हो जाएगी? ये इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है फ्रेंड्स। अब मैं इसको रफ करता हूँ। तो देखो फ्रेंड्स, अपन सेकंड बात करते हैं यांत्रिक ऊर्जा जो थी, मैकेनिकल एनर्जी थी, उसका जो फर्स्ट जो टाइप था वो था गतिज ऊर्जा, उसकी बात अपन कर चुके हैं। और जो सेकंड टाइप है फ्रेंड्स, इसका है पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा। तो देखो फ्रेंड्स, स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? तो किसी वस्तु के आकार व स्थिति के कारण उसमें कार्य करने की क्षमता को अपन क्या बोलते हैं इसमें फ्रेंड्स? यहाँ पे बोलते हैं इसके अंदर स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं, ठीक है। तो अब देखो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो कई टाइप से हो सकती है। स्थितिज ऊर्जा जैसे मान लो कि इसके मालूम में मेनली एग्जांपल की बात करते हैं अपन, ठीक है। तो एग्जांपल क्या होते हैं? जैसे मान लो कि एक तनी हुई डोरी होती है, जो है मान लो कि एक धनुष है, तो जैसे मान लो ये जैसे मान लो धनुष हो गया। अब धनुष को मान लो तान दिया, जैसे मान लो कि इसके अंदर यहाँ पे आपने बाण लगा दिया और इसको मान लो तान दिया, तो कुछ इस तरीके से कर लिया आपने धनुष को, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होगा कि इसके कारण जैसे मान लो अपन उसको खींचते हैं डोरी को, तो डोरी को खींचेंगे तो उसके अंदर एनर्जी स्टोर हो जाएगी। तो वहाँ पे कौन सी एनर्जी स्टोर होती है? यहाँ पे होती है पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा स्टोर होती है। एक जिस मान लो कोई पेड़ है, जिस मान लो ये पेड़ है, ये जिस मान लो इसके अंदर फल लटक रहा है, ठीक है, तो इसके अंदर भी कौन सी एनर्जी होती है? पोटेंशियल एनर्जी होती है। और जिस मान लो कि एक जिस मान लो आपने बचपन के अंदर जिस मान लो आप खिलौने लाते थे, और खिलौने की क्या करते थे, मान लो उसकी एक चाबी भी आती थी, उसके अंदर आप क्या करते थे? उसकी चाबी उसको घुमाते थे, तो उसके अंदर कौन सी एनर्जी स्टोर होती थी फ्रेंड्स? उसके अंदर होती थी स्थिति जो पोटेंशियल एनर्जी, चाबी उसके अंदर स्टोर करते थे। और एक जो घड़ी आती है अपनी, ठीक है, तो घड़ी के अंदर भी कौन सी आती है? स्थिति ऊर्जा, ठीक है। तो घड़ी की जो सुई आती है तो उसके अंदर कौन सी एनर्जी आ गई? स्थिति ऊर्जा आ गई, ठीक है फ्रेंड्स।
अब अपन बात करते हैं कि इसकी एक एक टाइप की बात करते हैं, कि जिस मान लो मैं बात करता हूँ कि जिस मान लो टाइप। तो फर्स्ट टाइप की बात करते हैं कि गुरुत्वीय क्षेत्र के कारण स्थितिज ऊर्जा कितनी आती है। ठीक है, तो गुरुत्वीय क्षेत्र के कारण, गुरुत्वीय क्षेत्र के कारण पोटेंशियल एनर्जी स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, तो अपन बात करेंगे कि जो गुरुत्वीय क्षेत्र होगा उसके कारण कितनी स्थितिज ऊर्जा आएगी। ठीक है, तो गुरुत्वीय के कारण पोटेंशियल एनर्जी, तो देखो गुरुत्वीय या ऐसे बोल सकते हो सिंपल कि गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा भी बोल सकते हो। ठीक है, तो देखो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र के कारण या पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र के कारण किसी वस्तु में संचित ऊर्जा। ठीक है, तो गुरुत्वीय क्षेत्र के कारण, गुरुत्वीय क्षेत्र के कारण किसी वस्तु में संचित जो ऊर्जा होती है उसी को अपन क्या बोलते हैं, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा बोलते हैं। ठीक है, या गुरुत्वीय क्षेत्र के कारण स्थितिज ऊर्जा बोलते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो देखो होता क्या है इसके अंदर कि जैसे मान लो ये ग्राउंड हो गया। ठीक है, तो गुरुत्वीय क्षेत्र के कारण स्थितिज ऊर्जा कैसे आएगी, जैसे मान लो ये कोई ग्राउंड हो गया फ्रेंड्स, और जैसे मान लो कि यहाँ पे जैसे मान लो कोई मास का कोई ब्लॉक है। अब देखो फ्रेंड्स इसके अंदर होगा क्या, होगा ये उसके अंदर कि जैसे मान लो ये ग्राउंड से कितना, ये मान लो ग्राउंड हो गया। अब इसके अंदर नीचे काम कौन करेगा, एम जी, एम द्रव्यमान का कोई मास है, ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो उसके अंदर इसके जो गुरुत्वीय क्षेत्र होगा उसके कारण कितना बल लगेगा, एम जी काम करेगा। और इसके अंदर जो डिस्प्लेसमेंट है, जैसे मान लो कि मैंने यहाँ से लेकर इस एम मास को छोड़ा और छोड़ते ही क्या होगा कि नीचे की ओर आ गया। ठीक है, तो इसने एच हाइट को ट्रेवल किया है और ये मास इसका जैसे मान लो आप एम मान लो। ठीक है, तो देखो इसके अंदर क्या हुआ, ये इसकी हाइट आप एच मान लो, तो इसके अंदर हुआ क्या, आप क्या जानते हो कि डब्ल्यू इक्वल टू क्या जानते हो, डब्ल्यू इक्वल टू क्या जानते हो, डब्ल्यू बराबर क्या जानते हो, एफ डॉट एस जानते हो, कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन जानते हो। अब किया गया कार्य तो ऊर्जा हो जाएगी, तो ये तो वही पोटेंशियल एनर्जी। एफ बराबर कितना जानते हो कि ये जो इसके अंदर बल लगा हुआ है, जैसे मान लो कि गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है, इसके अंदर कौन सा बल लग रहा है फ्रेंड्स, एम जी नीचे की ओर आ गया, तो इसके अंदर किस बल के कारण ये नीचे की ओर खींच रहा है। आप और हम सबको पता है कि जैसे मान लो अगर आप किसी वस्तु को ऊपर से छोड़ते हो तो वो नीचे की ओर आती है, तो वो आती है पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। पृथ्वी के अंदर क्या पाया जाता है, प्रबल गुरुत्वाकर्षण बल पाया जाता है, और गुरुत्वाकर्षण बल पाए जाने के कारण क्या होता है कि उसके अंदर कोई भी जो वस्तु होती है आप ऊपर की ओर फेंकते हो तो हमेशा क्या आती है, नीचे की ओर आती है। ठीक है, तो जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो एकदम कमजोर बल होता है, बाकी जो सबसे प्रबल बल होता है वो होता है नाभिकीय बल। ठीक है, उसकी चर्चा अपन बाद में करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या हुआ फ्रेंड्स कि ये जो किया गया कार्य होगा वो तो एनर्जी हो गई, और ये जो एफ हो गया बल कितना हो गया इसके अंदर, तो बल कितना हो गया एम जी, और जो एस है डिस्प्लेसमेंट, तो कितनी डिस्प्लेसमेंट हुई फ्रेंड्स, ये यहाँ पे एम मास का कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ था और ये यहाँ से ग्राउंड तक आया, तो ग्राउंड तक आने में इसने जो डिस्टेंस ट्रेवल की वो कितनी की एच, तो यहाँ पे मैंने बोल दिया इसको एम जी। ठीक है, तो इसके अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी है इसका जो फ्रेंड्स ये जो फॉर्मूला बन गया वो क्या बन गया, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू क्या हो गया, एम जी एस। तो यहाँ पे क्या होता है कि एम तो क्या होता है यहाँ पे मास मीन द्रव्यमान, यहाँ पे जी क्या होता है गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन होता है, और फ्रेंड्स यहाँ पे जो एच होती है वो क्या होती है, हाइट, इसकी क्या होती है, ऊंचाई। अब इसके अंदर क्या होता है कि जो जी होता है उसकी वैल्यू आप कितनी मानते हो, 9.8 मानते हो। आप इसकी वैल्यू 10 भी ले सकते हो, अप्रोक्सीमेट 10 होगी। ठीक है, तो आप इसकी वैल्यू जो जी की वैल्यू या तो आपको न्यूमेरिकल के अंदर दे दे, अगर नहीं दे तो आप इसकी वैल्यू या तो 10 कैलकुलेट कर, अगर वैसे तो आपको 10 लेनी है, लेकिन अगर आपको न्यूमेरिकल के अंदर अगर 9.8 दे रखा हो तो आपको 9.8 लेकर ही चलना है। ये तो होगी फर्स्ट। देखो दोबारा से देखना, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, ठीक है, या गुरुत्वीय क्षेत्र के कारण स्थितिज ऊर्जा, तो गुरुत्वीय क्षेत्र के कारण किसी वस्तु में संचित ऊर्जा, ये क्या होती है, एक प्रकार की संचित ऊर्जा होती है। ठीक है, जैसे मान लो मैंने इसके एग्जांपल भी बताया आपको, जैसे मान लो कि जैसे मान लो कोई धनुष है, आपने धनुष को खींचा तो खींच लिया तो आप उसके अंदर एनर्जी आ गई। ठीक है, तो एनर्जी आ गई तो एनर्जी के कारण कार्य होगा उसके अंदर। और जैसे मान लो कि एक पेड़ के लटका हुआ फल उसके अंदर हो गया, और जैसे मान लो कि आप बचपन के अंदर खिलौने वगैरह लाते थे तो खिलौने के साथ उसके अंदर आती थी चाबी वाला सिस्टम। ठीक है, तो चाबी आप घुमाते थे तो वो खिलौना आगे की ओर बढ़ता था, तो वो एनर्जी आपने कौन सी स्टोर कर रखी थी वहां पे, स्थितिज ऊर्जा को स्टोर कर रखा था फ्रेंड्स। ठीक है, गुरुत्वीय के कारण जिस मान लो यहाँ से मैंने किसी ब्लॉक को छोड़ा तो ये नीचे की ओर आएगा, तो इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी, जो स्थितिज ऊर्जा होगी, वो कितनी आएगी फ्रेंड्स। तो इसके अंदर आपको सीधा फॉर्मूला ये वाला याद रखना है। ठीक है, तो ये जो मैंने इसके अंदर बंद किया है ये वाला फॉर्मूला आपको याद रखना है। इसके अंदर ये जो पोटेंशियल एनर्जी होती है गुरुत्वीय क्षेत्र के कारण जो स्थितिज ऊर्जा होती है फ्रेंड्स, वो कितनी होती है, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू mgs। दुनिया में दो ही चीज आसान है, एक तो गोली देना,
दुनिया में दो ही चीज आसान है, एक तो गोली देना और ये जो ये गोले बनाना, ठीक है। दो ही चीज आसान है, एक तो गोली देना और एक गोले बनाना फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये गुरुत्व के कारण होगी। अब अपन बात करते हैं किसके कारण, इसको मैं रफ कर देता हूँ। तो देखो फ्रेंड्स, अपन ने फर्स्ट बात की कि गुरुत्वीय क्षेत्र के कारण जो स्थिति जो होती है वो कितनी आती है। तो सेकंड नंबर पे अपन बात करते हैं किसकी, इसका जो सेकंड एग्जांपल है उसकी बात करते हैं कि प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा। सेकंड बात करते हैं अपन प्रत्यास्थ स्थिति ऊर्जा, ठीक है। तो प्रत्यास्थता के कारण जो स्थिति ऊर्जा होती है, प्रत्यास्थता क्या होती है कि जैसे मान लो ये रबर है, आपने इसको कंप्रेस कर दिया, इसको दबा दिया, ठीक है। तो ये क्या करता है कि अपनी इनिशियल जो स्थिति होती है उसमें आने की कोशिश करता है, ठीक है। तो इसके किस गुण के कारण आ पाता है, ये आता है प्रत्यास्थता के कारण। किसके कारण आ पाता है फ्रेंड्स, प्रत्यास्थता के कारण, ठीक है। तो अपन बात करते हैं कि प्रत्यास्थ स्थिति ऊर्जा। तो प्रत्यास्थता के कारण जो होने वाली जो ऊर्जा होती है उसी को अपन बोलते हैं प्रत्यास्थता के कारण आने वाली जो ऊर्जा होती है, इलास्टिसिटी, इंग्लिश के अंदर बोलते हैं प्रत्यास्थता को इलास्टिसिटी। तो प्रत्यास्थता के कारण आने वाली जो ऊर्जा होती है उसी को अपन बोलते हैं प्रत्यास्थ स्थिति ऊर्जा। अब देखो, तो इसके अंदर बात करते हैं फर्स्ट किसकी, कि स्प्रिंग के कारण। किसकी बात करते हैं फ्रेंड्स, स्प्रिंग के कारण। तो देखो स्प्रिंग के कारण स्थिति ऊर्जा। देखो फ्रेंड्स, स्प्रिंग के कारण जो स्थिति ऊर्जा होती है वो कितनी होती है, कुछ इस तरीके का सीन दिख रहा होगा आपको। जैसे मान लो ये मैंने कोई स्प्रिंग बना दी यहाँ पे, और जैसे मान लो यहाँ पे कोई इसको मास के ब्लॉक से बांध दिया। सेकंड कंडीशन के अंदर क्या किया मैंने फ्रेंड्स, यहाँ पे इसका जो अक्स है वो अक्स बराबर कितना हो जाएगा, इसके अंदर 0 है। सेकंड वाली कंडीशन के अंदर क्या कर दिया फ्रेंड्स मैंने, कि जो मास का जो ब्लॉक था उसको बढ़ाकर मैंने यहाँ तक रख दिया इसको, ठीक है। तो अब देखो इसके अंदर क्या हो रहा है, दोनों कंडीशन के अंदर क्या हुआ कि इसके अंदर क्या करता हूँ कि मैं इसके जैसे मान लो कि ये तो क्या है कि प्रारंभिक स्थिति में है, प्रारंभिक स्थिति के अंदर है ये। तो इसके बाद में मैं क्या करता हूँ कि इसको खींचता हूँ, इस ब्लॉक को खींचता हूँ, खींच कर मैंने इस साइड कर दिया। तो खींच कर मैंने इसको कितना बढ़ा दिया, यहाँ तो x बराबर 0 था और यहाँ पे मैंने इसको बढ़ाकर कितना कर दिया, यहाँ तक ये जो डिस्टेंस होगी वो कितनी बढ़ा दी मैंने, x बढ़ा दी फ्रेंड्स। अब देखो इसके अंदर क्या मैंने कि बाह्य फोर्स लगाया, यहाँ पे तो नहीं लगाया, यहाँ पे तो इनिशियल में था, लेकिन यहाँ पे क्या कर दिया मैंने, इसके बाह्य फोर्स लगाया, एक्सटर्नल फोर्स बाह्य बल लगाए मैंने। और बाह्य बल जैसे मान लो कोई स्प्रिंग है और जैसे मान लो ये कोई स्प्रिंग है, इस स्प्रिंग को खींचूंगा तो मेरे को बाह्य बल लगाना पड़ेगा। इस तरीके से मान लो आप स्प्रिंग को खींचते हो, एक तरफ से मान लो ये दीवार है, ये दीवार जैसे मान लो ये दीवार से बंधी हुई स्प्रिंग, और तो दीवार से एक तरफ से बांधो और दूसरी तरफ से मान लो मास के ब्लॉक को आप खींचते हो उसको, ठीक है, स्प्रिंग को। तो स्प्रिंग के अंदर क्या होता है कि स्प्रिंग अपनी इनिशियल स्टेज के अंदर आने की कोशिश करती है। तो अपने जैसे मान लो यहाँ पे बाह्य बल लगाया और बाह्य बल लगा के अपन को क्या करेंगे, इसको इधर की ओर खींचेंगे, बाह्य बल से इधर की ओर खींचेंगे। जबकि स्प्रिंग क्या लगाएगी, खुद भी अपना एक बल लगाती है, जिस स्प्रिंग क्या करेगी, इधर अपना बल लगाएगी। तो ये तो स्प्रिंग का बल हो गया और ये क्या हो गया, एफ बाह्य हो गया। अपन जो फोर्स उस पे लगाएंगे वो लगाएंगे एक्सटर्नल फोर्स। एक तरफ से मान लो ये कोई दीवार थी, मैंने दीवार से यहाँ पे कोई स्प्रिंग को बांध दिया। अब मैं क्या करूंगा फ्रेंड्स कि मान लो ये दीवार से बांध रखी, अब मैं स्प्रिंग को इधर खींचूंगा। तो इस स्प्रिंग को जैसे ही अपन खींचते हैं तो स्प्रिंग क्या करती है कि अपनी इनिशियल स्टेज में आने की कोशिश करती है। तो इनिशियल स्टेज में जैसे आएगी तो वो भी क्या लगाएगी, एक फोर्स लगाएगी। तो स्प्रिंग के द्वारा जो लगाया गया बल होता है उसको बोलते हैं प्रत्यानयन बल। प्रत्यानयन बल, स्प्रिंग के द्वारा जो लगाया गया बल होगा फ्रेंड्स वो क्या होगा, प्रत्यानयन बल। अब देखो इसके अंदर जो ऊर्जा आएगी, जो कितनी ऊर्जा स्टोर हुई उसके अंदर, ठीक है, तो उसकी बात करते हैं, ठीक है। तो अब देखो फ्रेंड्स यहाँ पे क्या होगा कि एफ, ये तो क्या होगा कि अभी इसके अंदर हो क्या रहा है कि जो डिस्प्लेसमेंट है इधर, तो इसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है और जो फोर्स हो रहा है वो क्या लग रहा है इसके अंदर, इधर लग रहा है। जो इसके अंदर जो प्रत्यानयन बल है, जो रिस्टोरिंग फोर्स है, वो इस साइड लग रहा है। तो दोनों की जो डायरेक्शन मान लो कि डिस्प्लेसमेंट तो इधर हो रहा है और जो फोर्स हो रहा है वो इधर लग रहा है। अब देखो फ्रेंड्स इसके अंदर हो क्या रहा है कि आपको पता है, मैंने वर्क के अंदर बता रखी है ये बात कि अगर डिस्प्लेसमेंट और अगर फोर्स अगर एक दूसरे के अपोजिट साइड में होते हैं तो उसके अंदर जो अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो उसके अंदर जो वर्क होता है वो कितना होता है, नेगेटिव होता है। कितना होता है फ्रेंड्स, नेगेटिव। तो इसके अंदर जो किया गया कार्य होगा, वो जो बल होगा वो कितना होगा, ऋणात्मक होगा, ठीक है। तो इसके अंदर एफ बाह्य बराबर क्या हो जाएगा, एफ बाह्य बराबर क्या हो जाएगा, इसके अंदर एफ ये इस प्रत्यानयन बल और ये किसके अंदर आएगा, नेगेटिव साइन आएगा इसके अंदर, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होगा कि जो एफ होगा वो क्या होगा फ्रेंड्स, एफ होगा वो अक्ष की क्या होगा, समानुपाती होगा। अक्ष की होगा फ्रेंड्स ये समानुपाती होगा।
कि जितना आप बढ़ाओगे, जितना इसके अंदर आप बढ़ाओगे उतना ही उसके अंदर फोर्स लगाना पड़ेगा, इसको बढ़ाओगे तो ये भी बढ़ेगा, ठीक है। तो अब देखो फ्रेंड्स, इसके अंदर ये बाह्य है, ये बल कौन सा है, बाह्य बल। तो बाह्य बल आप जितना लगाओगे ये स्प्रिंग उतनी ही ज्यादा खींचेगी। इसका मतलब क्या है कि आपने अगर फोर्स को इंक्रीज किया है तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट भी इंक्रीज होगा ही क्यों। अब देखो यहाँ पे स्प्रिंग बन रही है, तो स्प्रिंग को जैसे आप खींचोगे, तो ये तो बाह्य बल लगा रहे हो खींचने वाला, तो जैसे आप खींचोगे स्प्रिंग को तो स्प्रिंग के अंदर क्या होगी, स्प्रिंग खींचेगी तो इसके अंदर क्या होगा, विस्थापन बढ़ेगा उसका। तो देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे अपन क्या करते हैं कि इस समानुपाती को हटाने के लिए क्या करते हैं, एक नियतांक लेते हैं। ये क्या होता है, यहाँ पे एक नियतांक, और इसी नियतांक को बोलते हैं स्प्रिंग नियतांक। इसको क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, स्प्रिंग नियतांक, स्प्रिंग नियतांक। इसको बोलते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट या स्प्रिंग नियतांक। तो के हो गए यहाँ पे एक प्रकार का कांस्टेंट। तो समानुपाती को हटाने के लिए मैं क्या करूंगा कि ए बराबर क्या कर दूंगा, इसको मैं डायरेक्ट के एक्स कर सकता हूँ। ए बराबर क्या कर सकता हूँ, के एक्स। तो अपने जो ये जो बल लगाया ना, जो बाहर से बल लगाना पड़ेगा, वो कितना लगाना पड़ेगा, उसके जो स्प्रिंग का जो कांस्टेंट होगा, जो नियतांक होगा, उसको मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा। अगर मैं उसको डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई करूंगा, उतना बल अपन को उसके अंदर स्प्रिंग के अंदर खींचने के लिए लगाना पड़ेगा, ठीक है। ये हो गया। अब क्या होता है कि इसके अंदर ऊर्जा कितनी आती है, एनर्जी की बात करते हैं। तो एनर्जी को आप डायरेक्ट कितना याद रखोगे कि इसके अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी वो आपको डायरेक्ट याद रखनी है, एक बटे दो के एक्स स्क्वायर। क्या याद रखनी है फ्रेंड्स, एक बटे दो के एक्स स्क्वायर। तो स्प्रिंग के कारण जो एनर्जी होती है, जो ऊर्जा आती है, वो कितनी आती है कि पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू कितनी आती है, एक बटे दो के एक्स स्क्वायर। बल तो कितना था उसके अंदर, बल तो जो बाह्य बल अपन जो लगाते हैं, अप्लाई करते हैं, ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स, वो तो कितना था फ्रेंड्स, के एक्स के इक्वल आता है। और जो अपन उसकी जो एनर्जी होगी कि उसके अंदर जो स्टोर एनर्जी होगी, जो या जो एनर्जी होगी फ्रेंड्स, वो कितनी आ जाएगी इसके अंदर, एक बटे दो के एक्स स्क्वायर, हाफ के एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे के तो क्या होता है, वही के तो क्या होगा यहाँ पे स्प्रिंग नियतांक हो जाएगा, और एक्स क्या होगा यहाँ पे विस्थापन। एक क्या होता है कि जो इसी के अंदर बात कर लेते हैं अपन इसकी, कि जो एक सरल लोलक होता है ना, सरल लोलक, सरल लोलक के कारण स्थिति जुड़ जाओ, ठीक है। तो सरल लोलक के कारण जो स्थिति जुड़ जाती है फ्रेंड्स, वो भी इतनी ही होती है। क्यों, क्योंकि उस सरल लोलक क्या होता है, जिस मान लो कि ये, जिस मान लो सरल लोलक, पहले सुन लो क्या होता है कि जिस मान लो जो अलार्म वाली घड़ी आती है, उसके अंदर आपने देखा होगा कि जो एक वस्तु होती है, उसके अंदर क्या होता है कि ये क्या करती रहती है, गति करती रहती है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है कि जिस मान लो कि वो हर टाइम के अंतराल में क्या करता है कि अपनी गति को वापस से दोहराता है, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ इस तरीके से मूवमेंट देखने को मिलता है इसके अंदर, ठीक है। तो ये क्या होगा, एक प्रकार का, ये क्या करती है, एक सरल लोलक की तरह काम करती है। तो सरल लोलक के मान लो कि ये सरल लोलक था, इसके अंदर मान लो ये लटका हुआ है कोई ब्लॉक, ठीक है। तो मान लो ये, अब ये क्या था कि यहाँ से चला और यहाँ तक आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा फ्रेंड्स कि ये तो एंगल कुछ थीटा हो गया, इसको आप एन मान लो और इसको आप एक्स मान लो, ठीक है। और ये इसका जो नियतांक हो जाएगा, के नियतांक होता है। तो इसके अंदर भी क्या होता है कि एफ जो पोटेंशियल एनर्जी होती है, वो फ्रेंड्स कितनी आती है इसकी, एक बटे दो के एक्स स्क्वायर आती है फ्रेंड्स, कितनी आती है फ्रेंड्स। ये जिस मान लो यहाँ से लेकर यहाँ तक भी स्थापित हुआ, तो सरल लोलक के द्वारा जो एनर्जी होगी वो कितनी होगी, तो फ्रेंड्स इसके अंदर एनर्जी कितनी आएगी, एक बटे दो के एक्स स्क्वायर के इक्वल आएगी। अब देखो यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है कि इसकी काइनेटिक एनर्जी कुछ नहीं है, यहाँ पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे। और यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी है वो कितनी होगी फ्रेंड्स, यहाँ पे जीरो, क्योंकि यहाँ पे तो कुछ मोशन कर ही नहीं रहा है। जबकि यहाँ से इसको छोड़ते ही कुछ, यहाँ से इसको छोड़ते ही कुछ इस तरीके से गति करेगा फ्रेंड्स। देखो फ्रेंड्स, यहाँ से मैंने इसको छोड़ा तो छोड़ते ही कुछ इस तरीके से गति करेगा। तो यहाँ पे तो इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी फ्रेंड्स, जीरो हो जाएगी। और यहाँ से छोड़ते छोड़ते ये यहाँ तक आ गया, तो यहाँ तक इसकी, यहाँ पे क्या होगा फ्रेंड्स कि यहाँ पे इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो तो हो जाएगी यहाँ पे जीरो, और जो इसकी जो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी यहाँ पे मैक्सिमम हो जाएगी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी यहाँ से लेके यहाँ तक आ गया, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे मैक्सिमम। तो होता क्या है कि जो मैकेनिकल एनर्जी होती है, मैकेनिकल एनर्जी होती है वो क्या होती है कि पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी होती है। होता क्या है, जिस मान लो ये ब्लॉक है, तो ब्लॉक के अंदर आपने ब्लॉक को यहाँ से यहाँ तक गिरा दिया, तो यहाँ पे अब जिस मान लो इस ब्लॉक की यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी होगी, और यहाँ पे जिस मान लो कि इसकी काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं, और यहाँ पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी कुछ अलग होगी, यहाँ पे इसकी काइनेटिक एनर्जी कुछ अलग होगी किस तरीके से, ये देखो आप यहाँ पे क्या किया कि यहाँ पे इसकी जो काइनेटिक एनर्जी, यहाँ पे तो उसने कुछ गति किया ही नहीं है, तो यहाँ पे तो विरामावस्था में है, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी फ्रेंड्स वो तो हो जाएगी जीरो, और यहाँ पे इसकी जो काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी होगी फ्रेंड्स वो हो जाएगी इसके अंदर एम जी।
इसके बाद जैसे ये ब्लॉक नीचे की ओर आएगा, तो जैसे मान लो ये ग्राउंड पे आ गया, तो ग्राउंड पे आने के बाद में इसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी फ्रेंड्स, वो तो कितनी हो जाएगी, हाफ ऑफ mv² हो जाएगी। और जो ये मतलब पोटेंशियल एनर्जी है फ्रेंड्स, वो कितनी हो जाएगी इसके अंदर, इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो यहाँ पे हो जाएगी 0, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक आ गया, तो यहाँ पे तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कुछ है ही नहीं। अब अपन क्या करते हैं कि बार देखिए काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को बराबर करके देखते हैं। तो बराबर करके देखेंगे तो क्या होगा फ्रेंड्स, यहाँ से देखो एक बार मैं इसको रब करता हूँ। देखो फ्रेंड्स, अब अपन बात करते हैं कि इस मान लो कि ये एम ब्लॉक है, यहाँ से किस वेलोसिटी से ऊपर लिया है, जिस मान लो यहाँ से यहाँ तक किस वेलोसिटी से है, तो वेलोसिटी जाएगा तो इसके अंदर दोनों एनर्जी होगी। कौन सी एनर्जी, इसके अंदर मैकेनिकल एनर्जी काम करेगी, और मैकेनिकल एनर्जी के अंदर कौन कौन सी आती है, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी दोनों आती है। तो मैं क्या करता हूँ कि दोनों एनर्जी को एक बार बराबर करता हूँ, ठीक है। तो बराबर करने से क्या होगा कि पोटेंशियल एनर्जी तो क्या होती है, mgh होती है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया कि पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, यहाँ से क्या किया फ्रेंड्स मैंने, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। तो ये तो mgh हो गई, ये क्या हो जाएगी हाफ ऑफ mv²। तो यहाँ से क्या कर सकते हो आप, m को m से काट दिए आपने यहाँ से, ठीक है। तो अब क्या करो कि इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 2gh बराबर कितना हो जाएगा v², और तो v बराबर कितना आ जाएगा इसके अंदर √2gh आ जाएगा, ठीक है। तो इसके अंदर होगा क्या कि ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना है, ठीक है। ये फॉर्मूला क्या है कि जिस मान लो अगर किसी मास के ऑब्जेक्ट को, अगर आप यहाँ से लेके यहाँ तक, जिस मान लो यहाँ से लेके यहाँ तक आए, तो किस वेलोसिटी से आता है, हाइट इसकी मान लो h, मान लो ये तो जी तो क्या होता है, ग्रेविटेशन एक्सीलरेशन होता है, और यहाँ पे जो h होती है वो क्या होती है, इसकी हाइट होती है, क्या होती है फ्रेंड्स, ऊंचाई होती है। और ये जो 2 है इस फॉर्मूले के अंदर है, तो आपको ये वाला फॉर्मूला याद रखना है कि जिस मान लो कि अगर जिस मान लो ये किस वेलोसिटी से ऊपर से नीचे की ओर आता है, तो ये किस वेलोसिटी से आएगा कि v बराबर आप क्या कर सकते, क्या याद रखो, डायरेक्ट √2gh। तो देखो अपन ने किन किन फॉर्मूलों की बात की अब तक आज। तो काइनेटिक, सबसे पहले अपन ने बात की थी कि जो काइनेटिक एनर्जी, और हमेशा ध्यान रखना फ्रेंड्स कि जो टोटल एनर्जी होती है, कोई भी ऑब्जेक्ट है या कोई भी पिंड होता है, उसकी जो टोटल एनर्जी होती है, जो कुल ऊर्जा होती है, वो हमेशा नियत होती है। कैसी होती है फ्रेंड्स, नियत होती है, अर्थात कैसी होती है, संरक्षित रहती है। इसके बाद में बात करते हैं अपन किसकी, 2 प्रकार के बनाते हैं, एक तो संरक्षिबल, एक तो आता है फ्रेंड्स इसके अंदर संरक्षिबल, और एक आता है इसके अंदर असंरक्षिबल। तो देखो फ्रेंड्स, संरक्षिबल होता है ना, वो क्या होता है, इंग्लिश के अंदर बोलते हैं इसको कंजर्वेटिव फोर्स, और जो असंरक्षिबल होता है उसको बोलते हैं नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। तो अपन बात करते हैं पहले किसकी, संरक्षिबल की बात करते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो देखो संरक्षिबल क्या होता है, संरक्षिबल क्या होता है कि संरक्षिबल होता है वो होता है क्या है कि जिस मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये दूसरा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ से मान लो ये एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है, तो जो अगर किसी वस्तु के द्वारा किया गया कार्य होता है, किसी वस्तु के द्वारा किया गया कार्य यदि उसकी प्रारंभिक और अंतिम स्थिति पर निर्भर करता है, ये क्या होता है कि इसके द्वारा किया गया कार्य पथ की लंबाई पर निर्भर नहीं करता, ये क्या करता है कि उसकी वस्तु की प्रारंभिक और अंतिम स्थिति पर निर्भर करता है। संरक्षिबल क्या होता है कि वस्तु की प्रारंभिक और अंतिम स्थिति पर निर्भर करता है, ये जो पथ होता है, जो पथ की लंबाई होती है फ्रेंड्स, उस पर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। इसके बाद में मान लो इसके एग्जांपल कौन कौन से हो गए, तो एक तो गुरुत्वाकर्षण बल होता है, एक तो फ्रेंड्स इसके अंदर गुरुत्वाकर्षण बल आता है, और एक आता है इसके अंदर स्थिर विद्युत बल। विद्युत के अंदर पढ़ेंगे अपन स्थिर विद्युत बल, कौन सा आता है, स्थिर विद्युत बल। इसके बाद में आता है इसके अंदर सेकंड नंबर पे कौन सा, असंरक्षिबल। असंरक्षिबल क्या होता है कि ये पथ की लंबाई पर निर्भर करता है,